A new topic of chapter, the French Revolution, that will be the long question answers. The question number 1 is social disparity. Social disparity means social difference. Social difference was one of the major causes of the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुए थी उसका सबसे बड़ा कारण सोशल डिफरेंस था. इसको हमने जस्टिफाई करना है बाय गिविंग एग्जांपल्स. The inequality that existed in the French society in the old regime became the cause of French Revolution. जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए थे उसमें इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, उसका वो कारण बना था फ्रेंच रेवोल्यूशन का. उसको भी हमने एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू 3 एस्टेट्स. उन्होंने सोसाइटी को 3 एस्टेट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट एस्टेट में क्या कौन से लोग थे? इट कंसिस्टेड ऑफ द प्राइस्ट, जो चर्च के लोग होते हैं, चर्च फादर होते हैं, प्राइस्ट होते हैं, उनको फर्स्ट एस्टेट में रखा था. द जो सेकंड एस्टेट थी उसमें लैंडलॉर्ड्स, मैन ऑफ नोबल बर्थ एंड एरिस्टोक्राट्स. उसमें एरिस्टोक्रेट्स थे. एरिस्टोक्रेट्स मीन्स रॉयल फैमिली के लोग थे. मैन ऑफ नोबल बर्थ जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनको सेकंड एस्टेट में रखा गया था. थर्ड एस्टेट में मेजॉरिटी ऑफ जो लोग थे वो मासिस, जो लोग मासिस के आते थे, या लैंडलेस पीजेंट्स जो एग्रीकल्चर लेबर होते थे, जो बहुत लो लेवल के लोगों को, उनको थर्ड एस्टेट में रखा गया था. सर्वेंट्स को भी थर्ड एस्टेट में रखा गया था. इस तरह से उन्होंने अमीर और गरीब, मिडिल क्लास, उनको अलग अलग एस्टेट में डिवाइड कर दिया था. हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन द थर्ड एस्टेट. जो थर्ड एस्टेट के लोग थे जैसे कि सर्वेंट्स, एग्रीकल्चर लेबर, कॉमन मासिस, जो आम लोग, गरीब लोग होते हैं, उनके ऊपर टैक्स का बहुत बर्डन था. द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 एस्टेट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स. जो पहले 2 एस्टेट्स थे इनको टैक्स ना देने के लिए कहा गया था, मतलब इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे, और जो बर्डन था वो थर्ड एस्टेट के ऊपर आता था. सो द टैक्सेस वर पेड बाय द पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट. वाइड गैप बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट एस्टेट्स. जो ये तीनों एस्टेट्स थे इनमें बहुत बड़ा गैप था. मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप्स विद फिक्स्ड वेजेस. जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनको जॉब दी जाती थी एज अ लेबरर वर्कशॉप्स में और फिक्स्ड वेजेस पे पर डे के हिसाब से. वेजेस फेल टू कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस. जो उनको वेजेस दी जाती थी वो उससे अपना जो घर का खर्चा था वो ना तो चला पाते, क्योंकि लगातार जो प्राइस थे वो बढ़ते जाते थे. द वेजेस फेल टू कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस. वो उसका मुकाबला नहीं कर पाते थे, जो प्राइजेस लगातार बढ़ते रहते थे टाइम के हिसाब से. सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन. तो इससे क्या हुआ, जो पुअर और रिच के बीच जो गैप था वो बढ़ता ही चला गया. नो पॉलिटिकल राइट्स. आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन द फर्स्ट एंड द सेकंड एस्टेट हैड शेयर ऑफ 2%. टोटल पॉपुलेशन में से जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थी वो 2% जो थी उनकी शेयर थी. रिमेनिंग जो लोग थे वो थर्ड एस्टेट के थे. लेकिन फिर भी उसके बावजूद अपर 2 क्लासेस मेड ऑफ द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, लेट दे हैव पीपल हु कंट्रीब्यूट द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ नेशन. टोटल 100% पॉपुलेशन में से फर्स्ट और जो सेकंड एस्टेट थे वो सिर्फ 2% आते थे. लेकिन फिर भी 2% के बावजूद जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो सिचुएशन होती थी वो सब ये दोनों एस्टेट्स ही हैंडल करते थे. दे इंजॉयड ऑल द राइट्स एंड प्रिविलेजेस. ये सारी फैसिलिटीज, सारे प्रिविलेजेस, सारे राइट्स जो है इंजॉय करते थे. द इंटायर मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट वॉज डिजाइन टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड प्रिविलेजेस. इन्होंने जो सारी मशीनरी जो गवर्नमेंट की इस्तेमाल की, जितने भी इन्होंने अधिकार, जो गवर्नमेंट में जो भी राइट्स थे उन्होंने सारे अपने हक में रखे ताकि वो अपने प्रिविलेजेस, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें. और इसका सारा नुकसान जो था थर्ड एस्टेट को हो रहा था. unequal distribution of wealth. In the French society, peasants made
अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब इन द फ्रेंच सोसाइटी में 90% पॉपुलेशन जो थी एग्रीकल्चर लेबरर की होती थी। हाउ एवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। पर उनमें से बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके पास लैंड खुद की होती थी जिस पे वो कल्टीवेट करते थे। 60% ऑफ लैंड वॉज ओन्ड बाय द नोबल्स। जो 60% लैंड थी वो नोबल्स जो रॉयल फैमिली थी उनके पास थी। एंड द अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, और बाकी के जो रिचर मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के उनके पास थी। इसका नुकसान जो था वो सारा आम आदमी, जो गरीब लोग थे, जो सर्वेंट्स थे, जो एग्रीकल्चर लेबर थे, उनको नुकसान होता था। तो इन कारणों की वजह से ये जो सोशल डिफरेंस था इसकी वजह से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइज ऑफ द मिडिल क्लास प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द राइज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा रोल जो था मिडिल क्लास लोगों का था। और वो क्या रोल था? द 18th सेंचुरी विटनेस द एमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म्ड द मिडिल क्लास। जो 18th सेंचुरी थी उसमें सोशल ग्रुप्स का जो मुद्दा था वो बहुत ज़्यादा उठा था। जो मिडिल क्लास थे उनका जो राइज हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के उनकी वजह से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है आगे बढ़ा था। In addition to merchants and manufacturers, the middle class included professions such as lawyers or administrative officials. जो मिडिल क्लासेस लोग थे उनमें मर्चेंट्स भी आते थे, मैन्युफैक्चरर्स भी आते थे, लॉयर्स भी आते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी जो है मिडिल क्लास में आते थे। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by the birth. ये सब एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे और इनका ये मानना था कि सोसाइटी को इस वजह से डिवाइड नहीं किया जा सकता या सोसाइटी इस ग्रुप की नहीं बनी हो सकती कि उसको सारे प्रिविलेजेस उसके बर्थ से ही मिले। तो वो इसके अगेंस्ट थे। जैसे रॉयल फैमिलीज होती हैं उनको बर्थ से ही सारे प्रिविलेजेस जो है मिलनी शुरू हो जाती हैं, तो वो इसके अगेंस्ट थे। रेदर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मैरिट। तो वो उनका मानना था कि जो पर्सन की सोशल पोजीशन है वो उसकी मैरिट के आधार पर जो है होनी चाहिए। दे वॉन्टेड टू बिल्ड ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज। ये एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड करना चाहते थे जो चाहते थे कि उसमें आज़ाद लोग रहें और सबके लिए जो लॉज हैं, जो राइट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। They demanded the voting in the General Assembly should be conducted under the principle of one person one vote. वो डिमांड करते थे कि जनरल असेंबली में वोटिंग का अधिकार मिले और सब एक पर्सन को एक वोट देने का अधिकार मिले। When this proposal was rejected, जब ये किंग ने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था तो नेशनल असेंबली में, तो उससे जो है थर्ड एस्टेट के लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वहाँ से शुरू हुई। The representative of the third estate views themselves as a spokesperson for the whole French nation. जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनका ये मानना था कि वो फ्रेंच नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, होल फ्रेंच नेशन को। 20 जून को क्या हुआ था? जो दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल्स। 20 जून को ये सारे थर्ड एस्टेट के लोग जो थे वो एक हॉल में इकट्ठा हुए। वो इंडोर टेनिस कोर्ट था वर्साइल्स में। उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया, दे डिक्लेयर देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली एज डिक्लेयर किया और उन्होंने कसम खाई कि जब तक ये जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशंस था उसको जब तक वो ख़त्म नहीं कर देते और जब तक वो नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते और जब तक वो मोनार्च जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग हैं उनकी पावर्स को लिमिट नहीं करते तब तक वो वहाँ से नहीं जाएंगे। और थर्ड एस्टेट वो वाले जो लोग थे वो अपना हक मांग रहे थे। तो ये जो था कैसे मिडिल क्लास वाले लोग ऊपर उठे, फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण बने, तो ये एक आंसर था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। कौन से सर्कमस्टांसेस है उसको हमने एक्सप्लेन करना है कि लुई 16 जो था
उसने फाइनली अकॉर्डेड रिकग्निशन, उसने मतलब नेशनल असेंबली को आगे जो थर्ड एस्टेट के लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उसको कैसे उसने किस सर्कमस्टांसिस में आगे चलाया। फर्स्ट आता है प्रोटेस्ट इन द असेंबली ऑफ द एस्टेट्स। प्रोटेस्ट इन द असेंबली ऑफ द एस्टेट, जो एस्टेट के लोग थे असेंबली में प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके बारे में। ऑन 5 मई 1789 Louis XVI called together an assembly of the state members of the third estate, demanded to conduct voting by the assembly as a whole, where each member would have one vote, but this was rejected by the king. 5 मई 1789 को लुई 16 ने थर्ड एस्टेट के लोगों को असेंबली में इकट्ठा होने को कहा और कहा कि आप सब वोटिंग करेंगे और एक पर्सन को एक वोट देने का ही अधिकार होगा। पर ये जो था प्रपोजल किंग ने रिजेक्ट कर दिया, जिससे जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो असेंबली से बाहर चले गए। फिर हम बात करेंगे नेशनल असेंबली। इस इंसिडेंट के बाद जो थर्ड एस्टेट के लोग इकट्ठा हुए थे इंडो टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल्स, उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने कसम खाई कि उनको अपने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट बनाया जिसमें उन्होंने फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को ज़्यादा प्रिविलेजेस और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, उनको वो ख़त्म करे और इक्वालिटी प्रोवाइड करे। They would limit the powers of monarchs. They were led by the Merby and Abbassai. इनको लेड कौन कर रहा था थर्ड एस्टेट को? Merby and Abbassai. थर्ड पॉइंट है टर्मोइल इन फ्रांस। While the National Assembly was busy at Versailles drafting the Constitution, एक तरफ थर्ड एस्टेट के लोग नेशनल असेंबली में इकट्ठा थे जिसमें वो नए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जो बाकी के फ्रांस के लोग थे वो गुस्सा थे क्योंकि उनकी जो क्रॉप थी, जो कल्टीवेशन जो क्रॉप वो ग्रो करते हैं वो उनकी क्रॉप उतनी बेहतर नहीं हुई थी, बैड हार्वेस्ट। कोर्ट इन ए फ्रेंजी ऑफ फेयर, इस डर से जो पीजेंट्स थे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया नोबल्स के ऊपर। इस सर्कमस्टांसिस से जो लुई 16 थे उन्होंने फाइनली अकॉर्डेड रिकग्निशन टू द नेशनल असेंबली। स्टॉर्मिंग द बेस्टाइल। स्टॉर्मिंग द बेस्टाइल में क्या होता है? ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। 14 जुलाई 1789 को जो क्राउड था वो गुस्से में आ गया, उन्होंने बेस्टाइल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अंडर ऑल दिस सर्कमस्टेंसेस लुईस फाइनली अकॉर्डेड रिकग्निशन टू द नेशनल असेंबली। इससे लुईस 16 को के ऊपर दबाव बन रहा था कि वो थर्ड ये जो सारी इक्वालिटी के ऊपर जो है इसके ऊपर चर्चा की जाए। फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस रिपब्लिक कब बना? इन 1792 जैकोबियन हेल्ड द किंग हॉस्टेज। जैकोबियंस ने क्या किया? किंग को हॉस्टेज बना लिया, बंदी बना लिया और उन्होंने एक नई गवर्नमेंट के लिए डिक्लेयर कर दिया। जो न्यू इलेक्टेड असेंबली थी उसको हम बोलते हैं कन्वेंशन। जो नई गवर्नमेंट बनी उसको हम बोलते हैं कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 में उन्होंने मोनार्शी को एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया और फ्रांस जो है उस समय रिपब्लिक बना।